तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों ये संडे की शो आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है और जो भी लोग यहाँ तैयारी करते होंगे उन सभी का अपना जो है कट ऑफ देखने को मिल ही रहा होगा कि जो भी यहाँ होमवर्क दिया जाता है और उसी होमवर्क के माध्यम अगर होमवर्क अगर आप पढ़ के आते होइएगा तो अन्यथा कहीं टेस्ट लगाते होइएगा तो अपना टेस्ट में जो बूटअप रैंक देखने को भी मिल रहा होगा। और हम उम्मीद करते हैं आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी करना चाह रहे हैं कि जब तक जो है बीपीएससी शिक्षक भर्ती की तैयारी नहीं हो जाती है, मतलब एग्जाम नहीं हो जाता है, उससे पहले यह सीरीज स्टार्ट किया गया था सिर्फ और सिर्फ स्पेशल बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए चलाया गया यह। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि यह जो हमारा एफएमएससी का परिवार जो है यह इसको जो है आप लोग जो है 30,000 पुराने का लक्ष्य जो है ये आप लोग इसको शेयर जितना से जितना हो सकता है उतना से उतना शेयर कीजिएगा। तो जल्द ही जो है 24,000 कुछ है अभी और जल्द से जल्द इसको 30,000 पुराने का लक्ष्य जो है आप लोग के ऊपर छोड़ा जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि जब तक बीपीएससी एग्जाम नहीं लेता है तब तक ये क्लास रुकने वाला भी नहीं है और आप लोग भी इसको रोकना भी नहीं चाहिए और आप लोग भी इसको रोकिए नहीं। और इस 24,000 के फैमिली को बढ़ा के आप लोग जो है इसको 30,000 में बदलने का जो है वो क्षमता आप लोग अपना दिखा सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ आज फिर से क्लास करने उपस्थित हो चुके हैं जो कि होमवर्क दिया गया था। और होमवर्क जो है दोस्तों ये आपको जो है बीपीएससी शिक्षक भर्ती का एक अलग ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप का। अगर आप उस ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो उस ग्रुप में जुड़ जाइए, कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ जाके आप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। और ज्वाइन करने के बाद जो वहाँ जो आपको डेली जो टेस्ट होता है 40 नंबर का उसका PDF भी आपको मिलने वाला है। बार बार यही बात बोलते हैं ग्रुप का लिंक कहाँ दिया हुआ है, तो पहले जो है कमेंट बॉक्स चेक कर लिया कीजिए, उसके बाद ही कमेंट किया कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जो होमवर्क दिया गया था उसी के माध्यम से क्लास स्टार्ट करेंगे। फिर वही बात जो दिया गया था लूसेंट में जो दिया गया था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो, उसके बाद बायोलॉजी चल रहा है वो, और लास्ट में जो है आपको करंट अफेयर और भारत का भूगोल वो भी देखने को मिलने वाला है। वीडियो बहुत शानदार होने वाला है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और जो भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल कॉल पे सेट कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा भट्टू आपका पहले क्वेश्चन है जो चापेकर बंधु जो है ये किसको गोली मार के हत्या कर दिए थे? रैंड और अयस्ट, जो कि कौन अधिकारी थे? प्लेग अधिकारी। प्लेग अधिकारी जो थे उसको किसकी हत्या कर दिए थे? रैंड और अयस्ट की जो है वो हत्या कर दिए थे। और चापेकर बंधु में कितने भाई आते हैं? 2 भाई। कौन कौन हो जाएंगे? दामोदर और बालकृष्ण। दामोदर और बालकृष्ण ये दोनों भाई हो जाएंगे। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इनको जो हत्या जो किए थे कब किए थे? ये 1897 में जो है इसको जो है गोली मार के हत्या कर दिए थे। आगे बताइएगा, मदन लाल ढींगरा जो है विलियम कर्जनवाली की हत्या कब किए थे? 1909 में। 1912 में नहीं किए थे, 1909 में किए थे। हम बताए भी थे कि 9 में 2 गोली कांड हुआ था। पहला हुआ था मदन लाल ढींगरा, किसको गोली मार दिए थे? ये कर्जनवाली को हत्या कर दिए थे। एगो थे अनंत लक्ष्मण कन्हरे जो कि जक्सन को गोली मार के हत्या कर दिए थे। यानी 1909 में 2 गोली कांड हुआ था। आगे पता चलेगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि नासिक के जक्सन की हत्याकांड के कारण जो है किसको बंदी बना लिया गया था? तुरंत बताए ना, अनंत लक्ष्मण कन्हरे को जो बंदी बना लिया गया था। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 23 दिसंबर 1930 को जो है पंजाब के गवर्नर पर गोली चलाने के आरोप में जो है किसको गिरफ्तार किया गया था? ये हरकिशन को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। आगे बताएगा, मास्टरदा के नाम से कौन प्रसिद्ध हो जाएंगे? सूर्य सेन जो है मास्टरदा के नाम से प्रसिद्ध हो जाएंगे। और यह जो है यह ब्रिटिश शस्त्रागार पर जो हमला किए थे, धावा बोले थे, कब किए थे? 1930 में। 1930 में चटगांव में जो क्या किए थे, ब्रिटिश शस्त्रागार पर जो है वो धावा बोली ने हमला कर दिए थे। और इसके कारण उनको फांसी कब दिया गया था? 1934 में। मैंने चटगांव शस्त्रागार लूट के कारण जो है मास्टरदा, जिनका पूरा नाम क्या हो जाएगा? सूर्य सेन, इनको फांसी पर कब चढ़ाया गया था? 1934 में चढ़ा दिया गया था। बताएगा, साइमन कमीशन का विरोध करने के कारण जो है पुलिस पर लाठी प्रहार के शिकार कौन हुए थे? लाला लाजपत राय हुए थे। और इनको फांसी पर इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1928 में, 17 नवंबर 1928 में। और यह जो क्या बोल के मर गए थे? हमारे माथा पे लगा एक कील साबित होगा। हाँ, एक कील, माथा में कील नहीं साबित होगा, हमारे सर पे लगा हुआ लाठी का एक प्रहार जो है अंग्रेज के ताबूत के अंतिम कील समान होगा। ठीक है ना। आगे बताएगा, ये माथा में कील नहीं घुसाना है उसको। ठीक है, आगे बताएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि मास्टर अमीर चंद जो थे इनको जो है किस हत्या के आरोप में फांसी दिया गया था? अमीर चंद को। यह जो हार्डिंग बम कांड हुआ था ना, लॉर्ड हार्डिंग बम कांड, हाँ लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, जो इनके ऊपर जो बम कांड हुआ था उनकी हत्या के आरोप में इनको बंदी बनाया गया था। और 1914 में इनको बंदी बनाया गया था। 1915 में इनको 4 साथियों के साथ जो इनको फांसी दे दिया गया था। आगे बताया, दिल्ली षड्यंत्र केस और लाहौर बम कांड के आरोप में जो है यह अवध बिहारी बोस को जो बंदी बनाया गया था उनको फांसी कब दिया गया था? इनको भी 1915 में ही दिया गया था। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, जो
मतलब किसको जो है काला पानी की सज़ा के सिलसिले में अदन के आमरण के अनशन करके जो प्राण त्याग दिए थे काला पानी की सज़ा से, ये वासुदेव बलवंत फरके, ये वासुदेव बलवंत फरके जो थे इनको जो है काला पानी की सज़ा मिली थी और यह जो है आमरण अनशन करके अपना प्राण त्याग दिए थे। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि जक्सन को जो अनंत लक्ष्मण कन्हरे जो थे जो जक्सन में गोली मार के हत्या कर दिए थे, इनको फांसी कब दिया गया था? ये इन देखिए ये 1909 में गोली मारे थे और उनको फांसी जो 1 साल 1900 पहले जो है ना तुरंत जो काम कीजिए, मतलब तुरंत हमला कीजिए और 1 से 1.5 साल के अंदर आपको फांसी फिक्स है। अब ना जो अब जो कोई भी हमला कीजिएगा तो आपको 2 साल 3 साल तक कोर्टे कचहरी के चक्कर में लग जाता है, उसके बाद सजा होता है, तब तक आपका सारा पैसा खत्म हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि बताइएगा कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में। कहाँ हुआ था ये? बम्बई में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? WC बनर्जी, जिनका पूरा नाम व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाएगा। और इसमें टोटल कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? 72 प्रतिनिधि में सबसे अधिक कौन थे? वकील साहब थे। सबसे अधिक जो कौन थे? वकील ही थे। आगे बताइएगा दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? ये 1886 में। और ये कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। ये कलकत्ता में हुआ था। और उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? दादा भाई नेहरू थे। बहुते खेल लाहौर में, कहा टेंशन लेते, अब सीरियस चलिए रहे ना। आगे बढ़ेगा क्वेश्चन हो जाएगा, सब लाहौर में बहुत हुआ है, ठीक, सीरियस से चलते रहिए। 27वां यहाँ हुआ था, बांकीपुर में हुआ था, गुजरात क्या कहते हैं यहाँ, 1912 में नहीं हुआ था ये, हाँ पटना बांकीपुर में हुआ था। मेरा चौथा अधिवेशन कब हुआ था? 1887 में हुआ, 1888 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? जॉर्ज यूले, और जो कौन थे? पहले अंग्रेजी अध्यक्ष थे। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो कैमे क्रम की अध्यक्षता किए थे? तीसरे क्रम की अध्यक्षता किए थे। वो कहाँ किए थे? इलाहाबाद में किए थे। ठीक है, देखिए 4 को तो याद रखना ही है। पहला हो जाएंगे व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो कि कहाँ अध्यक्षता किए थे? मुंबई में। और कब किए थे? 1885 में। और इसमें टोटल कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? 72 को भाग लिए थे। दूसरा हो जाएगा दादा भाई नेहरू जी, और ये कहाँ किए थे? कलकत्ता में किए थे। और ये सेशन कब हो जाएगा? 1886 हो जाएगा। तीसरे क्रम के आते हैं बदरुद्दीन तैयब जी, जो कब किए थे? 1887 में। 85 86 के बाद 87 होगा ना, 1887 में हो जाएंगे। और 87 में कहाँ की यह जो है प्रथम ये इलाहाबाद में हो जाएंगे। उसके बाद 1888 में जाएंगे, जो हो जाएंगे जॉर्ज यूले, जो कि प्रथम क्या थे? अंग्रेजी अध्यक्ष थे। और ये कहाँ किए थे? ये किए थे आपको इलाहाबाद में किए थे। तीसरा वाला मद्रास में था, चौथा वाला इलाहाबाद में था। तीसरा मद्रास, चौथा इलाहाबाद हो जाएगा। वही मुस्लिम वाला जो ना वही मद्रास में हो जाएंगे। क्या? हाँ, पहला में नहीं था मुस्लिम। पहला में जो है सब वकील साहब सब कर लिया था अधिवेशन, अधिकांश वही थे। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा, जो कांग्रेस का जो है अगला 12वां अधिवेशन जो थे वो रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा किया गया था। उसमें क्या किया गया था? पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। ये कब हुआ था? 1896 में। 1896 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, जिसमें क्या गाया गया था? पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। और ये कैमे क्रम का था? ये हो जाएगा 12वें क्रम का अधिवेशन हो जाएगा। और ये कब हुआ था? 1896 में। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? रहीमतुल्लाह सयानी। देखिए क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि पहली बार जो वंदे मातरम गाया गया था 1896 में, इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा किया गया था। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि जनगण मन जो गाया गया था पहली बार, ये कब गाया गया था? 1911 में। और ये कहाँ गाया गया था? ये कलकत्ता में। ये क्वेश्चन पूछे भी हुए हैं कि पहली बार जनगण मन जो है वो कब गाया गया था? 1911 में। देखिए डेट सेम देता है और अधिवेशन का जगह चेंज कर देगा। दे देगा ऑप्शन में मद्रास 1911, मुंबई 1911, उसके बाद कलकत्ता 1911, और उसके बाद दे देगा कलकत्ता देता ही नहीं है, ठीक ना। और आंसर ले लेता है इनमें से कोई नहीं। लोग कहता है 1911 में तो होवे किया था, मार देते हैं। लेकिन ये भी याद रखिएगा कहाँ हुआ था? 1911 में कलकत्ता में हुआ था। और 1896 वाला भी कहाँ हुआ था? वो भी कलकत्ता में हुआ था। यानी जनगण मन जो भी गाया गया था कलकत्ते में गाया गया था, और वंदे मातरम भी कलकत्ते में ही गाया गया था। आगे बताएगा भुट्टो के लिए क्वेश्चन है कि 1906 में जो दादा भाई नेहरू जी जो कलकत्ता में अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, इसमें पहली बार किस शब्द का प्रयोग किए थे? स्वराज शब्द का जो है वो प्रयोग किए थे। और स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था 1905 में। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1905 का बनारस में। गोपाल कृष्ण गोखले जो अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे वो कहाँ हो रहा था? बनारस में हो रहा था। और इसमें जो है ना स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का जो पहली बार अनुमोदन यानी लाया गया था, पहली बार
स्वदेशी और बहिष्कार शब्द लाया गया था इसी आंदोलन में, इसी अधिवेशन में। आगे बताए कांग्रेस का पहली बार जो विभाजन हुआ था ये कब हुआ था? 1907 में। और एक कौन सा अधिवेशन था? सूरत अधिवेशन हो जाएगा। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रास बिहारी घोष थे। आगे बताया क्वेश्चन, कांग्रेस संविधान का निर्माण जो हुआ था यह कब हुआ था? कांग्रेस के संविधान का निर्माण ये 1908 में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? यही रास बिहारी घोष ही कर रहे थे। 1907 और 1908 दोनों की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रास बिहारी घोष के द्वारा ही किया गया था। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा कि पहली बार जनगण मन जो गाया गया था कब गाया गया था? 1911 में। और यह कब कहाँ गाया गया था? कलकत्ता में। और ये कैमे क्रम का हो जाएगा? ये 26वें क्रम का। ये 26वें क्रम का हो जाएगा। और जनगण मन वाला जो है वो 12वें क्रम का हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बता दीजिएगा, और ये जनगण मन जो अधिवेशन में गाया गया था इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? पंडित विशव नारायण धर। पंडित विशव नारायण धर के द्वारा किया गया था। और जनगण मन में ये थे। और आपको जो है वंदे मातरम में कौन थे? रहीमतुल्ला सयानी के द्वारा किया गया था। आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि 27वें क्रम का जो हुआ था बांकीपुर में, ये पहली बार ये बांकीपुर कब हुआ था? 1912 में। 1912 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? RN माधवेलकर के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। ये कहाँ हुआ था? पटना के बांकीपुर में हुआ था। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा इसके बाद बताइएगा कि 1916 में जो हुआ था लखनऊ में जो हुआ था अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? ये अंबिका चरण मजूमदार। और इसमें क्या किया गया था? मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो है वो समझौता हुआ था। और इसी में नरम दल और गरम दल फिर से एक हुआ था। 7 में जो है हटा था और 16 में सटा था, ठीक है ना। आगे बता दीजिएगा कि अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि कांग्रेस का जो है पहली बार जो विभाजन हुआ था कब हुआ था? 1907 में। और दूसरी बार कब हुआ था? 1918 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? हसन इमाम। 1918 की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? हसन इमाम। यानी पहली बार जो हटा था 1907 में। और फिर हटा कब? 1916 में। 1916 में फिर हट गया। और फिर दूसरी बार कब हटा? 1918 में। और 18 में जब हटा तो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? हसन इमाम के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। बताइएगा, भारत में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। और ये कब अध्यक्षता की थी? 1917 में। कहाँ की थी ये 1917 में जो किए थे ये कलकत्ता में ही किए थे। 17 में कलकत्ता में ही किए थे। और पहली ये हो जाएंगी, पहले हो जाएंगी महिला में। और पहली भारतीय महिला कौन हो जाएंगी? ये सरोजिनी नायडू। ये कहाँ की थी? ये कानपुर में की थी, 1925 में की थी। और तीसरी महिला थी एगो नेल्ली सेन गुप्ता। नेल्ली सेन गुप्ता हो जाएगी, जो कि हो जाएगी कलकत्ता में 1933 में। 8 साल बढ़ाते जाइएगा, 17, 8, 25 और 25, 8, 33। देखिए तीनों को महिला अध्यक्षता जो है भारत की आज़ादी से पहले 3 को महिला जो है कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कर चुकी है। इसमें पहली कौन हो जाएगी? एनी बेसेंट, जो कब की थी? 1917 में। उसमें 8 साल जोड़ दीजिएगा तो 17, 8, 25 में कौन आ जाएगी? सरोजिनी नायडू। और 25, 8 कितना हो जाएगा? 33। तो 1933 में कौन किए थे? नेल्ली सेन। लिली तो महिला नहीं है, नेल्ली सेन गुप्ता हो जाएगी। आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, अगर लिली से था चप्पल से मारता भी आपको, समझे। अगला क्वेश्चन बताइएगा। जी सर, भाई सारा यार ले लेते। देखिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन जो नहीं, कांग्रेस का संविधान में पहली बार जो है ये कांग्रेस का संविधान का निर्माण कब किया गया था? 1908 में। 8 में मद्रास में किया गया था। और उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रास बिहारी घोष कर रहे थे। और रास बिहारी घोष के द्वारा कांग्रेस का संविधान लाया गया था। तो इस कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन जो हुआ था ये हुआ था 1900 हो जाएगा 20 में। और 1920 में इसकी अध्यक्षता कर रहे थे यही हो जाएंगे लाला लाजपत राय, जो कि विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। देखिए 1920 में 2 अधिवेशन हुआ है जो कि कोई रेगुलर रूप से चलते आ रहा था, वो उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? VR राघवाचारी, यानी VR राघवाचारी के द्वारा किया गया था, जो कि नागपुर में किए थे। और इसी अधिवेशन में जो है आपको क्या क्या असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया था। और इससे जस्ट पहले हुआ था आपको विशेष अधिवेशन। और इसी विशेष अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान में क्या गया था? परिवर्तन किया गया था। और परिवर्तन करने वाले कौन जाएंगे? लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। और कांग्रेस के संविधान का निर्माण जो है ये किस अधिवेशन में हुआ था? 1908 में। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रास बिहारी घोष। 7, 8 दोनों वही ना किए हैं। हाँ 7, 8 दोनों वही किए हैं।
और 1900 ये संविधान में निर्माण 1908 में निर्माण हुआ और इसके संविधान में परिवर्तन कब हुआ था 1920 में। और 20 में जो अधिवेशन हो रहा था वो विशेष अधिवेशन था और उस विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? लाला लाजपत राय हो जाएंगे। और वैसे जो रेगुलर रूप से चलते आ रहा था 1920 का नागपुर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? ये VR राघवाचारी के द्वारा किया गया था और इसी अधिवेशन में जो असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया था। और पारित पेश करने वाले कौन हो जाएंगे? CR दास इसको पेश किए थे। अगला क्वेश्चन बता दिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो एगो गांव में अधिवेशन हुआ था फैजपुर में, ये कब हुआ था? 37 में हुआ था गांवपुर में अधिवेशन और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो ये अध्यक्षता किया गया था। आगे बताइएगा अबुल कलाम आज़ाद जो है पहली बार अध्यक्षता कब स्टार्ट किए थे? ये 1923 में किए थे और उस समय ये सबसे क्या थे? युवा अध्यक्ष थे। ये आपको युवा अध्यक्ष का कमान जो है वो संभाले थे। आगे बताइएगा प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो हो जाएगी वो अध्यक्षता कौन की थी? सरोजिनी नायडू। और वो कब की थी? 1925 में की थी, ठीक है ना। और ये कहाँ किए थे? कानपुर में किए थे। आगे बताइए किस अधिवेशन में जो है सदस्यों के लिए खादी वस्त्र अनिवार्य कर गया था? 26 में गुवाहाटी अधिवेशन था 1926 में। गुवाहाटी में जो खादी वस्त्रों सदस्यों के लिए जो है वो अनिवार्य जो वो कर दिया गया था। बताइएगा कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वाधीनता की मांग किया गया था? 1927 में जो है पूर्ण स्वाधीनता की मांग किया गया था और ये कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। 1927 में जो अधिवेशन हुआ था कहाँ हुआ था? मद्रास में। और इसमें किसकी मांग किया गया था? पूर्ण स्वराज नहीं, पूर्ण स्वाधीनता की मांग किया गया था। और पूर्ण स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को जो है इसी अधिवेशन के बाद मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो पूर्ण स्वाधीनता ये हो जाएगा तो पूर्ण स्वराज की मांग जो है यह कौन किए थे? 1929 में। और इसकी अध्यक्षता जो कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया था। और मौलिक अधिकार का जो प्रस्ताव पारित किया गया था किस अधिवेशन में किया गया था? 1931 के कराची अधिवेशन में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? ये आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और प्रस्ताव पेश करने वाले कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा कि गाँव में अधिवेशन जो हुआ था वो कौन हुआ था? फैजपुर। और ये कब हुआ था? 1937 में। और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। बताइए आज़ादी के समय जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JV आचार्य JV कृपलानी जो हो जाएंगे वो आज़ादी के समय जो है वो, हाँ ये पुरुष थे, महिला ने है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा जो बताइएगा 1907 के इस अधिवेशन में 1906 से जो कलकत्ता के अधिवेशन में पास किया गया था और इसमें नरम दल और गरम दल में बांटा गया था, तो बता ही दिए। बताइएगा किस अधिवेशन में जो है ए हुइम को कांग्रेस का पिता कहा गया था? 1907 में। 1907 के इसी अधिवेशन में जो है ए हुइम का कहा गया था? कांग्रेस का पिता कहा गया था। बताइएगा कि सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग कब किया गया था? 1931 के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का मांग किया गया था। आगे बताया कराची अधिवेशन में गांधी जी क्या कहे थे? कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवादी नहीं मर सकता है। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस अपने कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से विवाद होने के बाद जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिए थे। तो उसके बाद अध्यक्षता कौन कर रहे थे? राजेंद्र प्रसाद जो है उसके बाद अध्यक्षता करने आए थे। बताइएगा कांग्रेस के अधिवेशन से कुछ अन्य तथ्य भी ले लेते हैं। तो पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? 1889 में कांग्रेस की महिलाओं के द्वारा भाग लिया गया था। और इस भाग में जो है पहली बार जो है जिसने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित की थी उस महिला का नाम क्या था? कदामिनी गांगुली हो जाएगी, जो कि 1890 में कांग्रेस की अधिवेशन में संबोधन करने का काम कौन किए थे? कदामिनी गांगुली किए थे। देखिए महिला वाला 1889 में 90 शायद, हाँ कलकत्ता में हुआ था, छठे क्रम का वही था। देखिए इसमें याद रखिएगा कि महिला से संबंधित कुछ तथ्य ये हो जाएगी कि महिला जो है पहली बार किस अधिवेशन में भाग लिए थे? 1889 में भाग लिए थे। और पहली बार महिला संबोधित कौन की थी? कदामिनी गांगुली। क्या कौन की थी? कदामिनी गांगुली की थी। और ये कब की थी? 1890 में। 1890 में संबोधित की थी। भाग लिए थे 89 में और संबोधन करने का काम 1890 में किया गया था। और अध्यक्षता पहली बार कब किया गया था? 1917 में। और करने वाले कौन हो जाएंगे? एनी बेसेंट हो जाएंगे। आगे बताया क्वेश्चन हो जाएगा
कि 1935 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन हुआ था कि नहीं हुआ था? 1935 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। बताइए अगला क्वेश्चन कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 1947 में जो है दिल्ली में हुए विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष थे या नहीं थे? 1947 में जो विशेष अधिवेशन हो रहा था इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब ही थे। अब जो ये दूसरे के सामान्य ज्ञान के माध्यम से दिया गया इसको पूरे खत्म कर दिया गया है, जो कि होमवर्क के माध्यम से था। अब जो है आपको भारत का भूगोल, जो कि आज जो है भारत की प्रमुख झील और कुछ नदियाँ जो कल बच गया था उसको खत्म करने वाले हैं, और कल इसके बाद जो है भारत की जलवायु आपको देखने को मिलने वाला है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कल जलप्रपात और जलवायु दोनों हो जाएगा, जो कि रिवीजन के रूप में चल रहा है। इससे पहले सारा चीज़ एक बार खत्म कर दिया गया है। तो बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गोदावरी नदी का जलग्रहण क्षेत्र जो है भारत के कितने राज्यों में है? ये 7 राज्यों में, भारत के 7 राज्यों में। और 7 राज्यों का नाम सुन लीजिएगा, राजस्थान ये हो जाएगा महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा में ये सारा राज्य ये सभी जो है ये विस्तृत हो जाएगा। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सब कुछ का ट्रिक नहीं चाहिए, वो नक्शा देखिए याद कीजिए अपने मन से। बताइएगा बराक नदी जो है, बराक नदी यह जो है किस हिल के माउंट से जानपुर से निकलती है? ये किस हिल के, किस राज्य के हिल से निकलती है बराक नदी? ये मणिपुर से निकलती है बराक नदी। कल भी ये क्वेश्चन बताए थे। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि बराक नदी जो है यह कितने राज्यों से होकर बहती है? ये 3 राज्यों से बहती है। इसको याद रखने का ट्रिक है, माँ से याद रख सकते हैं, मिजोरम, मणिपुर और असम। 3 गो है, मिजोरम, मणिपुर और असम से बहते हुए कहाँ जाके मिल जाती है? ये बांग्लादेश में चले जाती है। ठीक है ना, ये बराक नदी हो जाएगी जो कि मणिपुर से निकलती है और 3 राज्यों से होकर बहती है, मणिपुर, मिजोरम और असम से होते बांग्लादेश में घुस जाती है। अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में जो है बराक नदी को किस नाम से जानते हैं? इसमें इसको सुरमा और मेघना के नाम से जानते हैं। सुरमा और मेघना, सुरमा और मेघना के नाम से किस नदी को जानते हैं? बराक नदी को। ये किस देश में जानते हैं? बांग्लादेश में। यानी बांग्लादेश में बराक नदी को सुरमा और मेघना के नाम से जानते हैं। जिस प्रकार जो है ब्रह्मपुत्र को पद्मा कहाँ जानते हैं? नेपाल में। बांग्लादेश में सांगपो के नाम जानते हैं इसको। ठीक है ना, असम में ब्रह्मपुत्र है, तिब्बत में इसको सांगपो के नाम जानते हैं, और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम जानते हैं, और असम में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से ही जानते हैं। आगे बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि बराक नदी को जो है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या कितना घोषित किया गया है? 6। यानी बराक नदी जो है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या कितना में घोषित किया गया? इसको 6 नंबर का जलमार्ग यह घोषित किया गया है। अब अगला क्वेश्चन बताएगा, भुट्टो वाला क्वेश्चन हो जाएगा कि जी आपसे जो क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के अंतर्गत जो है दक्षिण भारत की 2 नदी जोड़ने का काम किया गया है, और वो दोनों नदी का नाम हो जाएगा कृष्णा और गोदावरी। कृष्णा और गोदावरी, यानी आंध्र के डेल्टा में यही 2 नदी बहती है, कृष्णा और गोदावरी नदी ही बहती है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा कि गोवा में जो 2 महत्वपूर्ण नदियां बहती हैं, एक का नाम हम बताते हैं, एक का नाम आप बताइएगा। पहला का नाम मांडवी हो जाएगा, दूसरा का नाम आप बताइएगा। दूसरा जुआरी नदी है, याद रखिएगा, मांडवी और जुआरी। किस राज्य की 2 प्रमुख नदी है? गोवा। देखिए गोवा इतनी को है, उतनी को में 2 नदी बहता है, मांडवी और जुआरी हो जाएगा। और गोवा की राजधानी जो पणजी है वो किस नदी पर स्थित है? मांडवी नदी के किनारे जो है वो स्थित है गोवा की राजधानी पणजी। और एक और नदी है उसमें जुआरी और मांडवी किसकी नदी है? गोवा की नदी हो जाएगी। अब आता है भारत की प्रमुख झीलें। तो बताइएगा भारत का सबसे बड़ा तटीय और लैगून झील कौन हो जाएगा? ये चिल्का झील हो जाएगा। और चिल्का झील कहाँ पड़ता है? ये उड़ीसा में पड़ता है। देखिए याद रखिएगा, ठीक है, ये भारत की सबसे बड़ी कौन सी झील है? तटीय झील। और लैगून झील की हो जाएगा, एक लैगून मतलब होता है खारे पानी का। सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी? ये चिल्का झील आएगा। और दूसरे स्थान पे खारे पानी का झील कौन आता है? सांभर झील। ये कहाँ पड़ता है? ये राजस्थान में पड़ता है। ठीक है ना, आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा कि यहाँ जो है चिल्का झील में कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। और यही उड़ीसा में जो है ना नौसेना प्रशिक्षण का केंद्र भी है जो चिल्का में पड़ता है। तो बताइएगा वर्षा ऋतु में जो है ना चिल्का झील को पानी जो है यह किस नदी से मिलती है? ये दया नदी से मिलती है। दया नदी से जो है वर्षा के ऋतु में चिल्का झील को पानी मिलती है। और उसके बाद भार्गवी नदी से, दया और भार्गवी दोनों नदी से इसको जो पानी किस ऋतु में मिलती है? वर्षा के ऋतु में मिलती है। आगे बताएगा क्वेश्चन कि भारत में सबसे अधिक खारे पानी का झील कौन हो जाएगा? तो वो सांभर झील हो जाएगा। सबसे अधिक हो जाएगा खारे पानी का झील वो सांभर झील हो जाएगा। और सांभर झील कहाँ पड़ता है?
राजस्थान में पड़ता है। बताइए भारत में सबसे बड़े मीठे पानी का झील उलर झील, तो भारत में पूछ रहे हैं, उलर झील हो जाएगा। और उलर झील कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। बताइएगा उलर ही बोल रहे हैं? अरे ठीक है, आपको सुनने में कुछ मिसप्रिंट हो सकता है, वो हम उलर ही बोल रहे हैं। उलर सुनने में लगता है हम बोल उलर ही रहे हैं, ठीक ना। वह हर्षुकार वो लर आप हो गया ना, वुलर झील हो जाएगा। और यह वुलर झील कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और यह किस पानी का झील है? मीठा पानी का। खारे पानी का दो है, सबसे अधिक हो जाएगा सांभर झील, थोड़ा चिल्का झील। और मीठे पानी का उलर झील, ठीक ना दे बाबू, मीठे पानी का उलर झील। और ये कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और ये बताइएगा कि तुलबुल परियोजना जो है वो किस नदी पर है? वो झेलम नदी पर है। और झील की बात करेगा तो यही उलर झील के मुहाने पर जो है वो तुलबुल परियोजना भी उलर झील के मुहाने पर पड़ता है। लेकिन नदी की बात करेगा तो कौन सी नदी हो जाएगी? झेलम नदी हो जाएगी। और झील में हो जाएगा तो यही उलर झील हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि डल झील कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। देखिए डल वाला और नाग वाला जितना भी झील है ना, ये सब कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। जैसे बुलर झील, डल झील, बेरीनाग झील, शेषनाग झील, अनंतताल झील, नागिल झील, जितना भी झील है ना नाग वाला, हाँ सब कहाँ पड़ेगा? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। एगो है मानस और डल और उलर। मानस डल और उलर जो है ये जम्मू कश्मीर में है स्थित है। आगे बताएगा ताल वाला झील सब कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में नैनीताल, राकसताल, देवताल, नगुचिया ताल, खुरपताल, सब जितना भी है ताल वाला कहाँ है? ये आपको उत्तराखंड में स्थित है। भुट्टा को ध्यान दिया कीजिए यहाँ। अगला क्वेश्चन बताएगा सांभर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। और राजसमंद झील ये भी राजस्थान में है। पिछौला झील कहाँ है? ये भी राजस्थान में स्थित है। हुसैन सागर झील ये तेलंगाना में है। हुसैन सागर झील कहाँ है? तेलंगाना में है, ठीक है ना। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में स्थित है। कौन सा झील? लोकटक झील। और इसमें एक जो है तैरता हुआ पार्क है, उसका नाम क्या है? केबुल लैमजाओ पार्क है इसका, जो कि वहाँ लोकटक झील के अंदर ही वो तैरता हुआ एक प्रकार का पार्क है। वो झील हो जाएगा लोकटक झील, लेकिन उसके अंदर पार्क कौन सा है? केबुल लामजाओ पार्क का नाम हो जाएगा। बताइए चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। वेबनाड झील कहाँ है? केरल में। अष्टमुदी कहाँ है? केरल में। पेरियार झील कहाँ है? केरल में है। और कोलेरू झील कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में जाएगा। और आंध्र की डेल्टा में कौन सी दो नदी बहती है? गोदावरी और कृष्णा नदी बहती है। आगे बताइए भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी हो जाएगी? गोविंद सागर झील हो जाएगी, जो किस नदी पर है? रिहंद नदी पर है। गोविंद सागर झील किस नदी पर है? रिहंद नदी पर हो जाएगा, जो कि जो है रिहंद नदी पर बनाया गया है इसको। आगे बताया क्वेश्चन हो जाएगा कि ऊंट कडाल पुल जो है किस झील के बीच स्थित है? ये ऊंट कडाल पुल ये डल झील में स्थित है। ये डल झील में। और डल झील कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में ही पड़ता है। आगे बताइए इसका अधिकांश भाग जो है ये निशांत बाग से दिखाई पड़ता है। ये ऊंट कटाल पुल जो है ना, जो कि डल झील में पड़ता है, उसका अधिकांश भाग जो किस बाग से दिखाई पड़ता है? निशांत बाग से दिखाई पड़ता है। आगे बताया क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत का जो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा झील हो जाएगा? वो चोलामू झील है। चोलामू झील है, जो कि किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित। चोलामू झील जो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, और किस राज्य में स्थित है? ये सिक्किम में स्थित हो जाएगा। और तिस्ता नदी का उद्गम स्थल भी कहाँ से हो जाएगी? यही सिक्किम के यही चोलामू झील से ही हो जाएगी। आगे बताएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि राणा सागर और जवाहर सागर ये जो है ये राणा सागर और जवाहर सागर जो है और गांधी सागर ये तीनों जो है किस नदी पर स्थित है? ये चंबल नदी पर है। देखिए राणा सागर, गांधी सागर और एक और सागर हो जाएंगे जवाहर सागर, ठीक नहीं बोल रहे हैं? हाँ, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर तीनों सागर किस नदी पर है? चंबल नदी। और चंबल नदी कहाँ पड़ता है? राजस्थान में ही पड़ता है। आगे बताया लोकटक झील जो है यह जो है वो पूर्वोत्तर भारत के सबसे कौन पानी का झील है? मीठे पानी का झील है। देखिए मीठे पानी का झील, एक उलर झील भी है, जो कि संपूर्ण भारत में हो जाएगा। और पूर्वोत्तर की बात करेगा तो हो जाएगा कौन? मणिपुर में स्थित है लोकटक झील, जो मणिपुर में स्थित है। और उसमें एक तैरता हुआ पार्क, उसका नाम क्या है? केबुल लैमजाओ पार्क हो जाएगा। और एक प्रकार का राष्ट्रीय पार्क हो जाएगा। आगे बताइए हुसैन सागर झील जो है यह किस के बीच स्थित है? हैदराबाद और सिकंदराबाद। हुसैन सागर झील तेलंगाना में पड़ता है ना, ये आंध्र प्रदेश के तेलंगाना के हैदराबाद और सिकंदराबाद के स्थित है, उसका नाम है हुसैन सागर झील हो जाएगा। बताइएगा पश्चिमी तट पर स्थित वेबनाड झील जो है यह किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। और यह एक प्रकार का लैगून झील हो जाएगा। बताइएगा पूर्वी तट पर स्थित जो है पुलिकट झील जो है यह भारत की कैमे क्रम की सबसे बड़ी लैगून झील है? दूसरे क्रम की। देखिए पहले क्रम की लैगून झील कौन हो जाएगी? ये हो जाएगी आपको चिल्का झील, जो कहाँ पड़ती है? उड़ीसा में। और दूसरे क्रम की लैगून झील जो हो जाएगी वो कौन हो जाएगी? पुलिकट झील हो जाएगी, ठीक है। और इसमें बताएगा पुलिकट झील में जो है इसका
यह 2 राज्य में पड़ता है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पड़ता है। तो सबसे अधिक एरिया इसका आंध्र प्रदेश में पड़ता है, 84% भाग जो है इसका आंध्र प्रदेश में पड़ता है, और बाकी बच गया 16% ना होगा, 84 6 90 10 100 16% जो है वो किस में पड़ेगा, तमिलनाडु में पड़ता है। यानी पुलिकट झील जो है 2 राज्यों में मुख्य रूप से हो जाएगा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। और चिल्का झील कहाँ पड़ता है, उड़ीसा। देखिए दोनों लाइनें से, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तीनों पूर्वी तट का लाइन से ही बना हुआ है। पहले हो जाएगा आपको चिल्का झील, उसके बाद आ जाएगा पुलिकट झील। तो पुलिकट झील 2 राज्य में पड़ता है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। तो आंध्र प्रदेश में इसका 84% भाग पड़ता है और तमिलनाडु में 16% भाग पड़ता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा कि जलप्रपात आ गया, जलप्रपात कल देख लेंगे। बताएगा कुचिकल जलप्रपात जो है भारत का सबसे क्या है, ऊंचा जल, बड़ा नहीं ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा, कर्नाटक में बराही नदी पर है। ये निकालिए। अब बताइए क्वेश्चन हो जाएगा कि आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के हो जाएंगे। कौन कौन आरएनए होंगे, एमआरटी, एमआरएनए यानी स्मॉल एमआरएनए, स्मॉल आरएनए और टीआरएनए हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि हरगोविंद खुराना को जो है टीआरएनए की संरचना के लिए नोबेल प्राइज कब दिया गया था, 1968 में इनको जो है नोबेल प्राइज दिया गया था। आगे बताइएगा क्वेश्चन है कि केंद्रक में डीएनए पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। केंद्रक में डीएनए पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है और उसका क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए पाया जाता है। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि कोशिका द्रव्य जो है वो आरएनए में होता है या नहीं होता है, होता है, आरएनए में ही कोशिका द्रव्य पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कोशिका द्रव्य में आरएनए होता है, वही हुआ ना उल्टा। बताइएगा जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति होती है या नहीं होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती, उसमें क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा जीन की आनुवांशिकता इकाई जो है वह बोल नहीं दिया हम। बताइएगा वायरस में जीन और जीन जो है वह किस किस का बना होता है। वायरस में जीन जो है वो डीएनए और आरएनए दोनों का बना होता है। हम कल जिस दिन वायरस की चर्चा भी किए थे, वायरस से कोई अपना आकार नहीं होता है, वो जिस चीज़ में जाता है उसका वैसा आकार ले लेता है और वैसा वहीं से पोषण करना वो शुरू कर देता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पोस्ता के कच्चे फल से क्या पाया जाता है, क्या प्राप्त किया जाता है, अफीम प्राप्त किया जाता है। और सिनकोना की छाल से कुनैन, कुनैन जो है किससे प्राप्त किया जाता है, सिनकोना के छाल से हो जाएगा। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि तंबाकू की पत्तियों में क्या पाया जाता है, निकोटीन हो जाएगा। और राउल्फिया की जड़ों से रेस्पिन, रेस्पिरिन जो है राउल्फिया की जड़ों में पाया जाता है। बताइएगा कि कॉफ़ी के बीजों से क्या पाया जाता है, कॉफ़ी से कैफीन पाया जाता है। और चाय की पत्तियों से थीन पाया जाता है। बताइएगा भांग जो है, भांग ये कहाँ से पाया जाता है, मैरिजुआना से, मैरिजुआना से पाया जाता है। ये कैनिबिस स्टाइवा इसका नाम हो जाएगा, भांग का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि फेरुला पौधे की जड़ों से क्या पाया जाता है, हींग। वाह देव बाबू, क्या पाया जाता है, हींग पाया जाता है। ठीक है ना। देखिए कुछ ही क्वेश्चन का जवाब देते हैं जिसका जवाब किसी को नहीं पता है, वो जवाब हमारे देव बाबू देते हैं। ठीक है ना, वही मेरिट बनाएगा। पेरुला पौधे की जड़ों में क्या पाया जाता है, हींग पाया जाता है। और चाय की पत्तियों में थीन पाया जाता है। ठीक है ना। और तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। आगे बताए हिबिया पौधे से प्राप्त लैक्टस क्या बनाता है, रबर। रबर जो है हिबिया पौधे से प्राप्त लैक्टस से किसका निर्माण किया जाता है, रबर का निर्माण किया जाता है। बताइए एक्सिया के पौधे की लकड़ी से क्या प्राप्त किया जाता है, कत्था। देखे ना कत्था, हाँ वो कत्था हो जाएगा, एकेसिया पौधे की लकड़ी से पाया जाता है। और कॉर्क जो है किस वृक्ष के छाल से प्राप्त किया जाता है, ओक के वृक्ष से जो किसका प्राप्त किया जाता है, कॉर्क जो है वो प्राप्त किया जाता है। आगे बताया कोशिका विभाजन कितने प्रकार से होते हैं, 2 प्रकार से होते हैं, समसूत्री और अर्धसूत्री होते हैं। बताएगा समसूत्री में जो है ये इसमें 2 को देते हैं, लूसेंट में लेकिन 3 दूल असूत्री। आगे बताया क्वेश्चन हो जाएगा जो प्राइकोरेटिक कोशिकाओं में श्वसन का काम जो है यह कौन सा अंग करता है, ये मिसोसोम करता है। मिसोसोम के द्वारा किया जाता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में कौन करता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जाता है। यूकैरियोटिक में और पैराकैरियोटिक कोशिका में मिसोसोम के द्वारा किया जाता है श्वसन। आगे बताएगा माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन करने के बाद किसका निर्माण करते हैं, ऊर्जा का निर्माण करते हैं। इसलिए उसको क्या कहा जाता है, वो कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। आगे बताएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि गोल्जी काय जो होते हैं, गोल्जी काय इसका खोज कौन किए थे, कैमिनो गोल्जी के द्वारा किया गया था। और गोल्जी काय का काम जो है कोशिका के द्वारा क्या करना है, ये संश्लेषित प्रोटीन, वसा आदि को पैकिंग करना, जो ये गोल्जी काय का काम हो जाएगा। बताइए कोशिका का रसोई घर किसे कहा गया है,
रसोई घर, ऊर्जा घर नहीं, ये हरित लवक जिसको इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट भी कहा जाता है, इसी को कोशिका का रसोई घर भी कहा गया है। आगे बताएगा अनियंत्रित समसूत्री विभाजन से कौन सा रोग हो जाता है? कैंसर रोग हो जाता है। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि बुढ़ापे के लिए जो है कौन सा जीन जिम्मेदार होता है? एजिंग जीन। एजिंग जीन जो है ये किसके लिए जिम्मेदार होता है? बुढ़ापे के लिए जिम्मेदार होता है। और बताइए बुढ़ापे का अध्ययन क्या कहलाता है? जेरोंटोलॉजी कहलाता है। और बुढ़ापे की उम्र में जो रक्तदाब घट जाता है, बढ़ जाता है? ये बुढ़ापे की उम्र में रक्तदाब जो है वो बढ़ जाता है। आगे बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि उत्तक शब्द का सबसे पहले प्रयोग कौन किए थे? बिचट। बिचट के द्वारा जो है उत्तक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। ऐप दिया गया था। अब जो है जो कि होमवर्क पूरा कंप्लीट कर दिया गया, अब जो है कुछ महत्वपूर्ण ऐप जो है मोबाइल ऐप इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो बताइएगा कि बूथ रास्ता ऐप जो है यह कौन सा सरकार लॉन्च किया है? पंजाब सरकार। यानी बूथ रास्ता ऐप जो है वो पंजाब सरकार के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया था। और पंजाब के सरकार कौन है अभी? भगवंत मान। यानी वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान, जो कि कौन पार्टी से है? आम आदमी पार्टी से वहीं सरकार बनाए हुए हैं। आगे बताएगा सारथी पोर्टल कौन सा मंत्री लॉन्च किए थे? कृषि मंत्रालय। और कृषि मंत्रालय जो उस समय कौन थे? अर्जुन मुंडा। और अभी भी वही रह गए हैं। आगे बताएगा क्वेश्चन हो जाएगा चौपाल ऐप जो है यह कौन लॉन्च किए थे? ये भोजपुरी का पहला OTT ऐप हो जाएगा चौपाल ऐप। और ये असम के नहीं, वो सरपंच संवाद ऐप असम के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और चौपाल ऐप जो संदीप बंसल के द्वारा लॉन्च किया गया है, संदीप बंसल के द्वारा। आगे बताइएगा कि शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था? अनुवादनी वाद है बाबू, अनुवादनी ऐप लॉन्च किया गया था। ठीक है ना। आगे बताइएगा कि संभव ऐप जो है, संभव ऐप जो भारतीय सेनाओं को बेहतर बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। और इसको लॉन्च करने वाले कौन हो जाएंगे? भारतीय सेना ही हो जाएगी। आगे बताइएगा कि पाट मित्रों ऐप कौन सा मंत्रालय लॉन्च किया है? वस्त्र मंत्रालय। यानी कपड़ा मंत्रालय जो है वो कौन सा लॉन्च किए हैं? पाट मित्रों ऐप जो है वही लॉन्च किए हैं, कपड़ा मंत्रालय के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है। आगे बताइए उल्लास ऐप जो कौन लॉन्च किए हैं? शिक्षा मंत्री। और शिक्षा मंत्री कौन है अभी? धर्मेंद्र प्रधान। ये याद रखिए शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? शिक्षा से। किससे? शिक्षा से संबंधित है। और इसको हाँ वे अभी शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। जो कौन सा ऐप लॉन्च किए हैं? उल्लास ऐप लॉन्च किए हैं। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो है राज्यों में गड्ढों को मरम्मत करने के लिए कौन सा ऐप लाया गया है? पैच रिपोर्टिंग ऐप जो है उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो है वो लाया गया है। बताइए भरोक्सा ऐप कौन लॉन्च किया है? भरोक्सा ऐप द्रौपदी मुर्मू जो है भरोक्सा ऐप लॉन्च किया है। और इसके लिए इसमें जो है इसके अंदर महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था। मैंने महिलाओं को भरोसा दिलाने के लिए कौन सा ऐप लाया था? भरोक्सा ऐप लाया गया था। आगे बताएगा सारथी हिम डेटा पोर्टल जो है वो कौन लाए थे? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो थे सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो कौन सा पोर्टल लाए थे? हिम डेटा पोर्टल। देखिए दूसरा देखिए उत्तराखंड वाला पैच रिपोर्टिंग ऐप हो जाएगा। और हिमाचल सरकार के द्वारा हिम डेटा पोर्टल लाया गया था। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है कि सुस्वागतम पोर्टल यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है, जो कि अदालत परिसर में आगंतुक के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रिक पास बनेगा। उसके लिए स्वागत करने के लिए, जिसको अगर आपको सुप्रीम कोर्ट भ्रमण करना है तो उसके लिए ऑनलाइन पास बनाने के लिए जो है सुस्वागतम पोर्टल लॉन्च किया गया था। उसको लॉन्च करने वाले कौन हो जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जो है इसको लॉन्च किया था, सुस्वागतम पोर्टल को इसके द्वारा लॉन्च किया गया था। बताइएगा भुट्टो आपसे क्वेश्चन है कि आई स्टार्ट टैलेंट कार्यक्रम इसको कौन सा ऐप सरकार लॉन्च किया? ये राजस्थान में टैलेंट की वजह से भी कमी नहीं है, इसलिए वहाँ की सरकार ने लॉन्च किया था आई स्टार्ट टैलेंट कार्यक्रम। जितने भी शिक्षक है ना और कटअप बढ़ता है, ये राजस्थान और यूपी वाले भी कटअप बढ़ाते हैं। ठीक है ना भुट्टो बाबू। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सरपंच संवाद ऐप जो है वो कौन से राज्यपाल स्टार्ट किए थे? असम के राज्यपाल जो है पूर्व राज्यपालों को, पूर्व गांव के सरपंचों को एकत्रित करने के लिए जो वो कौन सा ऐप लाए थे? सरपंच संवाद ऐप लाया गया था। और एक निर्वाचन आयोग के द्वारा ऐप लाया गया था जो कि इनकोर, याद रखिएगा इनकोर, सी विजिल ऐप, ये सभी जो है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा ये सभी ऐप जो है वो लाया गया था। तो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। बाकी जो भी होमवर्क दिया गया है उसको संपूर्ण तरीका से पूरे जो हमारे द्वारा ख़त्म कर दिया गया है। और यह क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दिखाइएगा। अगर क्लास अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में दिल जरूर भेजने का प्रयास कीजिएगा। और शुरू में हमने जो वो 30K की बात की है उस पर विशेष रूप से प्रकाश डालने का काम कीजिएगा, क्योंकि यह जो है ये सीरीज आप ही लोग के लिए चल रहा है और इसमें आप लोग का मेहनत जो है एक रुझान के प्रति आप लोग को दिखाना जरूरी है, समझते हैं। तो फिर मिलते हैं इसके अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। इसको आगे ऐसे ही सपोर्ट और प्यार बनाए रहिएगा। मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।